देखिए, हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से इस बार बहुत नुकसान हुआ। आप सभी उसके गवाह हैं। आप लोगों ने पूरे 2.5 महीने से आप पूरी कवरेज कर रहे हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में बहुत नुकसान जान माल का हुआ। 400 से ऊपर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कुछ लोग मिसिंग हैं और संपत्तियों का, लोगों की, सरकार की, सड़कों की, आईपीएच की स्कीमें हैं, पीने के पानी की है या सिंचाई की है या बिजली की है। मतलब आप ये समझें कि 2.5 महीने से लगातार नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है और बारिश लगातार चलती रही। इस वजह से नुकसान 5,000 करोड़ से ऊपर का अभी इस बार हो चुका है और लगातार ये नुकसान बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए, हम सभी ने उसका स्वागत किया और अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद सर्वे करके हवाई दौरा किया। और उसके बाद हमारे सरकार के साथ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट कोलीग्स थे, विपक्ष के लोग भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हिमाचल प्रदेश से हैं, एक बहुत अच्छा है कि जिसमें विपक्ष के लोग भी थे, सरकारी ऑफिसर्स भी थे। प्रधानमंत्री जी को पूरा बताया गया कि किस प्रकार इस आपदा में नुकसान हुआ है और क्या उम्मीदें हमको हैं, जिससे सरकार जो है आपकी सहायता के बगैर हिमाचल प्रदेश द्वारा खड़ा हो नहीं सकता है। और स्वाभाविक तौर पे जब ऐसा नुकसान होता है नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं, तो उससे निपटने के लिए स्वाभाविक है कि फेडरल सिस्टम में छोटा राज्य, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जैसा, जिसके अपने संसाधन बहुत सीमित हैं और आगे उसको बढ़ाने की भी गुंजाइश बहुत कम है, तो स्वाभाविक तौर पे हमारी उम्मीद जो है भारत सरकार से रहती है। और उस उम्मीद के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात सुनी है। 1,500 करोड़ रुपया देने की बात कही है इस साल के जो बरसात की वजह से नुकसान हुआ आपदा के तौर पे। अभी उसमें नोटिफिकेशन आनी बाकी है कि वो 1,500 करोड़ रुपया जैसा माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि हमें जो है स्पेशल पैकेज चाहिए। नुकसान इतना ज़्यादा है कि दोबारा हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने की बात है। जो हमने हिमाचल बनने के बाद सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था पूरे प्रदेश के अंदर, या पानी की स्कीमें या पानी की सिंचाई की स्कीमें जो बनाई थी, या हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हुई है। जो वर्षों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से प्रभावित है। उनको दोबारा सुचारू रूप से चलाना, उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। अब ये 1,500 करोड़ रुपए का जो नोटिफिकेशन है, जब तक नहीं आता उसमें ये कहना मुश्किल है कि ये सीधे तौर पे हमारे को स्पेशल पैकेज मिला या ये योजनाएं जो उनकी बनेंगी आगे जो होगा उसकी स्कीम बेस्ड होगा। ये हमारे को सबको इसका इंतज़ार है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय निकाला, 45 मिनट तक वो आए। प्रदेश की जनता को भी उम्मीद थी कि जो 2023 की आपदा के दौरान जो भारत सरकार से जो कमियां रही या वो हमारी मदद नहीं कर पाए जैसी होनी चाहिए थी, बहुत बड़ा नुकसान था 23 में भी। तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से विपक्ष का भी रवैया रहा, उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हमने 2023 में गलती की, क्योंकि ये राजनीति, आप किसी सरकार की मदद नहीं कर रहे हैं। ये मदद हिमाचल प्रदेश के लोगों की है, हिमाचल प्रदेश की है। अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपना दूसरा घर बोल के गए हैं, उसके हिसाब से हमारी उम्मीदें भी थी कि हमारी मदद भी उस हिसाब से होनी चाहिए थी। फेडरल सिस्टम है, टैक्सेस सारे भारत सरकार को जाते हैं, उम्मीद होना स्वाभाविक है, क्यों नहीं होना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने जो जिक्र किया, अगर वो आंकड़ा सही है कि बहुत बड़ा पैसा जो है आपदा में, जो राष्ट्र में आपदा का बजट है वो 2 लाख करोड़ रुपया अनस्पेंट पड़ा हुआ है, अगर ये फिगर सही मान लिया जाए तो हमें ये पूछने में भी, आप समझें कि क्यों नहीं वो ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पर लोगों का जीवन खतरे में है, प्रदेश में आपदा है, आपदा इज इमरजेंसी, तो फिर उस बजट को आप कब खर्च करोगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शांता कुमार जी ने जो चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये हमारे दिल में भी ये बात बार बार होती है कि अगर आपके पास इतना बड़ा फंड है तो आप उसको सहायता देने में इतना
देरी किस बात के लिए हो रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है किसी भी राज्यों के सर्वाइवल के लिए। तो हिमाचल प्रदेश को अगर दोबारा बनाना है, पहाड़ी राज्य है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमें उम्मीद ज़्यादा थी, लोगों को भी ज़्यादा थी, नुकसान भी ज़्यादा है। अगर हम 23 को भी जोड़ दें, 25 को भी जोड़ दें तो बहुत नुकसान है। अगर हमारी सहायता उस तरह से होगी तो स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश को सड़कों को दोबारा ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी। 4 लेन की जो कंस्ट्रक्शन हो रही हिमाचल प्रदेश में, उसको लेके उन्होंने पहले गडकरी साहब से भी बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये बात कंसर्न रखा है कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से 4 लेन्स की कटिंग का काम चल रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आप समझें कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे की बात करें 4 लेन्स की, या कालका शिमला जो बना है इसकी बात करें, इसमें जो एक्सपीरियंस रहा है लगातार 5 वर्षों से, बहुत नुकसान हो रहा है। हमको इसको टेक्नोलॉजी को पहाड़ी राज्यों के लिए बदलने की आवश्यकता है। टनल्स बेस्ड होना चाहिए और कटिंग कम हो, छोटे ब्रिजेस बने, तो तब जाके ये सक्सेस हो सकते हैं। और इस बात को रियलाइज़ भी किया है और देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एक स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है कि ये अनुभव ठीक नहीं है, डीपीआरस ठीक नहीं बन रही है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जब जो टॉप में बैठे हुए व्यक्ति है, अगर उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि इसमें कमियां हैं, तो मुझे लगता है कि इसका भी एक कुछ वे आउट निकलना चाहिए कि पहाड़ों में जो है 4 लेन्स कैसे बनेंगे। इसके अलावा भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और अब उनकी टीम ने प्रधानमंत्री जी के सामने और भी बातें रखी है कि किस प्रकार से दूसरे क्षेत्र में जो हमारे जिन लोगों के हज़ारों के हिसाब से घर बह गए हैं, उनको दोबारा घर बनाने के लिए जो हमने मैनुअल में चेंज किया है, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़मीन का टुकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर वो गांव थे वहाँ दोबारा वो बस नहीं सकते हैं। और जो 68% जो वेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो 1 बीघा ज़मीन मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से भी कि ऐसी हमारे को आप ऐसी परमिशन दें कि हम उन लोगों को जिनके घर बह गए हैं उनको स्थापित करने के लिए कि उनका आशियाना बन पाए, 1 बीघा ज़मीन की जो है आप हमको इजाज़त दें, जिससे हम उनके घर बनाने के लिए उस जगह को दे सकें। तो इस तरह के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी रही, सार्थक रही। प्रधानमंत्री जी ने समय निकाला, हम उनका आभार प्रकट करते हैं सभी प्रदेशवासियों की तरफ से, इस उम्मीद के साथ कि वो दिल खोल के भी अभी भी जो टीमें आई है सेंटर से, पूरा आंकलन हो रहा है, उसको स्वाभाविक तौर पे मदद करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है नहीं कि भारत सरकार की मदद के बगैर हम खड़े हो सकते हैं। चौहान साहब, अभी भी मुख्यमंत्री बीते कल से दिल्ली में ही हैं और कई बड़ी बैठकें भी वहां पे कर रहे हैं, चाहे वो वित्त आयोग की बात की जाए या फिर अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो रही है। क्या संगठन के संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी जो दिल्ली दौरा इस समय चल रहा है? देखिए, अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन धर्मशाला से ही दिल्ली निकल गए। आज सुबह उनकी मीटिंग थी पनगड़िया साहब से, जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अगर हम जब फाइनेंस कमीशन के पास जाते हैं तो 5 साल की योजनाओं का उसमें खाका तैयार होने वाला है। उसके लिए वो गए कि अपने प्रदेश की बात को कैसे रखा जाए। अब 23 और 25 की आपदा के बाद हमारी प्राथमिकता क्या होगी, वो उसमें खुद मुख्यमंत्री जाके उनसे अवगत कराएंगे कि हमारी किस तरह से उस फाइनेंस कमीशन के अंदर चीज़ों को डालने से, प्राथमिकता बदलने से, जिससे हम प्रदेश की हट फिर के वही बात है कि नुकसान बहुत हुआ है और प्रदेश को लोगों की सबकी मेहनत से प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी और छोटा राज्य, लेकिन विकास की दृष्टि से हम एक एग्जाम्पल था। बड़े राज्यों के साथ कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ों में आगे थे, लेकिन हमारा नुकसान हुआ है प्राकृतिक दृष्टि से। अब उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये दूसरा तीसरा दौरा उनका लगातार प्रयास कर रहे हैं। फ्रंट लाइन में खुद आके सभी मिनिस्टर से मिलने का प्रयास हो रहा है कि कहाँ से किस योजना के तहत ये इन चीज़ों को उसमें जोड़ा जाए। तो लगातार कल भी थे, आज भी हैं। कल मुख्यमंत्री जी की वापसी है, मेरे ख्याल में धर्मशाला आएंगे एक प्रोग्राम में। तो प्रयास लगातार जारी है कि किसी भी तरह, किसी भी मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई, वो लगातार पहले दिन से उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि हम जो है प्रदेश हित की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस बात की हमें खुशी भी है कि बहुत समय बाद किसी सरकार ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो अपने पानी में हमारे शेयर की बात हो, बीबीएन में हो, या और जितने भी राइट्स हैं, ये उन्होंने करके भी दिखाया। अगर हम आज बोल सकते हैं
कि एक बड़ी नामी कंपनी से हमने एक होटल को वापस लिया है ऑपरेट से, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब मुख्यमंत्री की मंशा और सरकार की मंशा साफ थी। उसके अलावा जिस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट में आपके सामने है कि 12% की जो एग्रीमेंट थे वो 18% में माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश हित में है। तो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सोच उसी तरह प्रदेश हित में, जहां और भी ऐसे आपके सामने हैं कि SJVNL के साथ जो प्रोजेक्ट साइन किए गए पिछली सरकार द्वारा, पावर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको साफ तौर पे कह दिया गया कि हम उस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रदेश हित का ध्यान नहीं रखा गया, लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। हम उन प्रोजेक्ट्स को वापस लेने को तैयार है या कंपनी हमको 18% तक पावर देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इसलिए मैं इस बातों का जिक्र कर रहा हूँ कि किसी भी सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 75 लाख लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे इस बात की खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को प्राथमिकता से कर रहे हैं और बहुत बार माननीय शांता कुमार जी ने भी इस बात के लिए कई बार मुख्यमंत्री जी का और सरकार की सराहना की है कि वो किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रख के काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।